ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आप सभी का इनसाइड शो के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित आरोग्य भवन में अखिल भारतीय लोकतंत्र संघ के द्वारा झारखंड प्रदेश आपातकाल के 50वें वर्षगांठ पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रांची के वर्तमान विधायक सीपी सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी गणमान्य व्यक्तियों ने आपातकाल विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उपस्थित रांची विधायक ने आपातकाल के दौरान स्वयं पर बीते घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस के इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और क्या कर सकते हैं हम जो भगवान ने दिया होगा उसके लिए चिंतन कीजिए और एक परिवर्तन का निर्णय लीजिए। याचिका पर इलेक्शन कमीशन के आधार पर देखिए 1975 में 25 जून की अर्धरात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपने का काम किया था और उस आपातकाल अपनी सत्ता में बने रहने के लिए किया था, क्योंकि देश के अंदर छात्र आंदोलन चल रहा था और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की मंजूरी लिए और उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से साइन करा लिया और इमरजेंसी लगा दिया और जितने भी विपक्ष के नेता थे सभी लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया और देश के अंदर इतने जुल्म ढाना शुरू किया कि अभी किसी वक्ता ने बताया कि कहीं जा रहे थे ट्रेन से पकड़कर और उसकी नसबंदी करा दी गई। तो उस जमाने में लगभग 70,000 लोगों का जबरन नसबंदी करा दिया गया। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। आज उनके पार्टी के लोग, उनके पोते हाथ में संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। उस समय प्रेस पर सेंसरशिप लगा था। उस समय जितने प्रिंट मीडिया थे सभी के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था और जो दूरदर्शन हुआ करता था जिसमें सिर्फ सरकार की बातें और श्रीमती गांधी का दर्शन ही होता था, इसीलिए उसका नाम हम लोगों ने इंदिरा दर्शन रख दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उस दौर से पूरा देश गुजरा है और मैं तो उसका भोगी हूँ, क्योंकि छात्र आंदोलन का एक हिस्सा होने के कारण 1975 में जब आपातकाल लगा उसके बाद हम लोग वाणी बांटा करते थे और लोगों के बीच चर्चाएं करते थे। तो 26 जनवरी 1976 को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करने आए और जब समाप्त हुआ और भीड़ जाने लगी तो मैं और मेरे कुछ साथी पंपलेट लोकवाणी बांटते हुए, जिसका शीर्षक था स्वतंत्रता का मूल प्राण है, देखो कौन चुकाता है, गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कोतवाली लाया गया। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके और मुझे DIR के अंतर्गत रांची जेल भेज दिया गया और मुझे परीक्षा देने की अनुमति, मैं बीकॉम का फाइनल ईयर का विद्यार्थी था, 15 जुलाई से परीक्षा थी, लेकिन तत्कालीन VC डॉक्टर A.K. धान ने मुझे अनुमति नहीं दिया, जिसके कारण मेरा 1 साल बर्बाद हुआ और फिर मेरा ट्रांसफ़र रांची जेल से हजारीबाग जेल कर दिया गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की हत्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी आज का दिन संविधान हत्या दिवस के तौर पर पूरे देश में मना रही है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी के दिन को बीजेपी हर साल आपातकाल दिवस के रूप में मनाता आ रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक रूप से आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं।
जेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि उस वक्त इमरजेंसी घोषित थी, लेकिन विगत 11 सालों से अघोषित इमरजेंसी है। देश की क्या स्थिति है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। इस सरकार में कदम कदम पहरा है। इस देश की मीडिया, लेखक, पत्रकार स्वतंत्र रूप से लिख नहीं सकते हैं। कोई किसी की लेखनी स्वतंत्र और निर्बाध रूप से नहीं लिख सकती। मीडिया पर कैसा दबाव है। देखिए, उस वक्त तो घोषित इमरजेंसी थी। विगत 11 सालों से तो अघोषित इमरजेंसी है। क्या कुछ हाल बना रखा है देश का, तमाम देशवासी देख रहे हैं। कलम पर पहरा है। कोई किसी की लेखनी स्वतंत्र और निर्बाध रूप से नहीं लिख सकती। मीडिया पर कैसा दबाव है। कोई कुछ लिखने की जुर्रत करता है तो उसे किसी न किसी रूप में जेल भेजने का काम किया जाता है। बोलने की आजादी भी। क्या ऐसे लेखक, कितने ऐसे विचारक जिनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया बेबुनियाद आरोप में। कोई आरोप नहीं बनता। अभी लखनऊ में हाल में ही ऐसी घटनाएं। तो वो तो घोषित इमरजेंसी था। उस समय की परिस्थितियां अलग थी। जो कुछ भी हुआ संविधान के दायरे में हुआ, लेकिन ये अघोषित इमरजेंसी का कहीं कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। तानाशाही ताकतें देश पर काबिज हैं। 2 व्यक्ति की सरकार है। कैसे चल रहा है देश में, क्या कुछ हो रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज जो माहौल पूरे देश में बना के रखा गया है। और इमरजेंसी के नाम पर अब 1-2 दिन ढकोसला करेंगे ये लोग। ये बातें हो गई, आज 50 साल पहले की बात है। उस समय की बात को लेकर अभी आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? अपने पूर्वजों को क्यों गाली दे रहे हैं? आपका चरित्र क्या है, उस पर वार्ता हो, उस पर बहस हो, उस विषय पर डिबेट हो तो समझ में आता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि आपातकाल के समय देश की बीजेपी पार्टी को इग्नोर कर दिया गया था, बहुमत में आने नहीं दिया गया था। अगर बीजेपी की सरकार होती तो उस वक्त संविधान बदल देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी का झूठ छल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। इस संविधान की रक्षा की बात कर रही है, आपातकाल की बात कर रही है, तो हमें यह बहुमत में नहीं आने दिया, बैसाखी पर सरकार चलवा दिया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संविधान बदल देती। और आज इस संविधान की रक्षा की बात कर रही है, आपातकाल की बात कर रही है, तो हमें यह लगता है कि झूठ छल प्रपंच कितना दिनों तक चलेगा। 11 साल से किसान परेशान, 11 साल से युवा परेशान, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। विपक्ष अगर प्रखरता से सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगे तो विपक्ष के दरवाजे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और ये आपातकाल की बात कर रहे हैं तो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस विषय पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आपातकाल के 50 साल आज पूरे हो गए हैं। आज का दिन पूरा देश काला दिवस के रूप में मना रहा है। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान का किताब लेकर घूमती है और कहती है कि संविधान खतरे में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि 1975 में इमरजेंसी लगाने का काम उन्होंने ही किया था। घूमते हैं और संविधान खतरे में है का नाटक करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने ही 1975 में इमरजेंसी लगाने का काम किया था और किस प्रकार से लोगों को पकड़ कर जबरन नशबंदी तक कराने का काम कर रहा था। इतना जुल्म ढाने का काम किया। उस समय दूरदर्शन को हम लोग इंदिरा दर्शन कहा करते थे। स्थिति ये हो गई थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष DK बरुआ कहा करते थे, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र को गिरवी रखने का काम किया। न्यायपालिका से लेकर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस पर कुठाराघात करने का काम न किया।
जल्दी अमीर बनने की चाह में कुछ युवा ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो उन्हें अपराध की गहराइयों में ढकेल देते हैं। रांची से आई ऐसी ही एक सनसनीखेज खबर में 2 युवाओं को ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 400 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी ड्राइवर का काम किया करते थे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलने के कारण इन्होंने तस्करी का रास्ता चुना। इनकी गिरफ्तारी एक बड़ी कार्रवाई है और इससे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। गिरफ्तार युवकों की पहचान दिनेश कुमार राम और शिवम कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक चाय की दुकान पर उनकी दोस्त एक पुराने ब्राउन शुगर तस्कर से हुई और वहीं से उन्होंने इस रास्ते पर कदम बढ़ाया। पुलिस तस्कर के मेन मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। ये सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर का जो है खरीद बिक्री हो रहा है और इस पर जो है अरगोड़ा थाना प्रभारी ने जो है रेड किया और इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक अभियुक्त जो है वह गिरिडीह का रहने वाला है, यहाँ पर प्राइवेट एजेंसी की गाड़ी चलाता था, और दूसरा जो है वो मिंत्रा का डिलीवरी बॉय था। इस दोनों के पास से जो है कुल मिलाकर 400 से ज़्यादा पुड़िया जो है ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और इन लोगों के द्वारा अन्य व्यक्तियों के बारे में बहुत डिटेल जानकारी मिली है, जिसके आधार पर आगे भी छापेमारी चल रही है। आशा है कि और भी सफलता इसमें मिलेगी। ये लोग जो है ये सेकंड लाइन के पेडलर थे। मेन पेडलर जो बता रहे हैं ये बाहर का है, अभी हम लोग शहर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। और मेन पेडलर के थ्रू एक यहाँ पर रांची आता था और रांची का जो पेडलर था वो जो प्रेजेंट एक्टिविटीज को देता था और ये भी फिर किसी पेडलर को देते थे। इस तरह से करीब 5 लेवल पे इस तरह की खरीद बिक्री हो रही थी, जिसमें से ये 3rd लेवल का जो पेडलर हम बोले ये पकड़ा गया है। इसके ऊपर जो है सप्लायर, उसको भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और नीचे हम लोग पता करने प्रयास कर रहे हैं कि असली में इसके कंज्यूमर कौन है, ताकि उनके घर वालों को भी काउंसलिंग की जा सके। अगर 400 पुड़िया इसके पास से मिला है, एटलीस्ट 400 कंज्यूमर को इसके लिस्ट में रहे होंगे, तो हम लोग इसके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इधर राजधानी एक बार फिर भक्ति और आस्था के रंग में रंगने जा रही है। 27 जून को ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने भव्य रथ पर सवार होकर मौसी के घर के लिए प्रस्थान करेंगे। रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रथ की सजावट का कार्य अंतिम चरण में है। कलाकार बारीकी से रथ को सजा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को पारंपरिक और धार्मिक भावनाओं के अनुरूप भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। इसी ऐतिहासिक रथ यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर विधिवत रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी रथ को पारंपरिक तरीके से सजाया जा रहा है। गौरतलब है कि रांची का जगन्नाथ मेला उड़ीसा के पुरी मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रथ मेला माना जाता है। श्रद्धालु दूर दराज से इस मेले में शामिल होने आते हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जन जागरण अभियान चला रही है। इसी क्रम में बुधवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में साक्षी से जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता के लालच में संविधान को रौंदकर पूरे देश को जेल खाना बना दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसी पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटने का पाप किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विस्तार से बताया कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने आधी रात को आपातकाल लागू करवा दिया। बिना कैबिनेट की मंजूरी के तत्कालीन राष्ट्रपति
फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करवाकर पूरे देश को अंधकार में ढकेला। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने केंद्र सरकार से अपील की कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, उसी तरह आपातकाल की सच्चाई को भी छात्रों को पढ़ाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि किस तरह सत्ता के लिए संविधान का गला घोटा गया और लोकतंत्र की हत्या की गई। स्वागत अभी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस आपातकाल का दंश झेलने वाले आदरणीय श्री जी देखिए, आपातकाल स्वतंत्र भारत ये सबसे काला दिन, क्योंकि आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को निरस्त किया और भ्रष्टाचार के आरोप में 6 वर्ष के लिए आयोग घोषित किया। और जब कोर्ट का आदेश के बाद देश में श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांगने का दौर पूरे देश में चला और 25 जून को ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी श्रीमती इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग और जनता का जो भारत के लोकतंत्र प्रेमी थी, लोकतंत्र को बचाने लिए सड़क पे उतरने लगे और उसी डर से और अपनी सत्ता को बचाए रखने के 25 जून को आधी रात बिना कैबिनेट के निर्णय से, बिना कैबिनेट में चर्चा किए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून को आधी रात में ही उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर कर देश में इमरजेंसी थोप दिया, संविधान का गला। और संविधान के गला घोटने के कारण संसद, न्यायपालिका, विधायिका और जो देश की जनता की जो मौलिक अधिकार, उस अधिकार को भी छीनने का तो भारतीय जनता पार्टी जो स्वतंत्र भारत के काले इतिहास है, उसे वर्तमान पीढ़ी को जानकारी देने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रेस आयोजित की। जमशेदपुर में 27 जून को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर शहर भर में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस वर्ष लौह नगरी के 10 प्रमुख स्थानों से रथ यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है। इसे शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रभारी एसडीपीओ धालबुम गौतम कुमार ने बुधवार को डीएसपी ट्रैफिक और डीएसपी विधि व्यवस्था के साथ मिलकर परसुडी, बिष्टुपुर और साक्षी सहित अन्य प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने रथ यात्रा के संभावित रूट की स्थिति देखी और नगर निकायों को रास्तों की सफाई के निर्देश दिए। बिष्टुपुर के राम मंदिर से मुख्य रथ यात्रा निकलेगी। इसके अलावा बारदवारी, मानगो, बेल्डी के नागा मंदिर और कदमा के इस्कॉन मंदिर से भी रथ यात्राएं निकलेंगी। कदमा की रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर से प्रारंभ होकर रंकणी मंदिर तक जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 10 आयोजकों ने प्रशासन को रथ यात्रा की जानकारी देते हुए आवेदन सौंपा है। रूट निरीक्षण के दौरान देखा गया कि रथ यात्रा के मार्ग पर कोई बाधा ना हो और श्रद्धालुओं को सुगमता से यात्रा में भाग लेने का अवसर मिले। यात्रा के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन की योजना तैयार की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
जमशेदपुर जिला अंतर्गत 27 तारीख को जो रथ यात्रा प्रारंभ होनी है उसके उपलक्ष्य में 10 आवेदन जिला में प्राप्त हुए हैं। बिष्टुपुर राम मंदिर, उत्कल एसोसिएशन से, मानगो से और भी जगह से प्राप्त हुए हैं। तो सभी रूटों में हम लोग भ्रमण करके देख रहे हैं कि जो श्रद्धालुगण को कोई असुविधा ना हो, रथ यात्रा होने में कोई असुविधा ना हो, उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज रूट भ्रमण के लिए और रूट लाइनिंग के लिए निकले हुए हैं। मेरा नाम गौतम कुमार है, वर्तमान में SDO ढाल। इस्कॉन जमशेदपुर द्वारा प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून 2025 को बिष्टुपुर राम मंदिर से निकाली जाएगी। इस्कॉन भक्तों के साथ साथ शहर के विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा हरि भक्तों की कीर्तन मंडली हरे कृष्णा हरे राम के महामंत्र की धुन पर अपने प्रभु श्री जगन्नाथ, मां सुभद्रा एवं बलभद्र जी के रथ को मौसी बाड़ी तक ले जाएंगे। रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए गए हैं, जिस पर प्रभु श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलभद्र जी विराजमान होकर अपने भक्तों के साथ नगर भ्रमण करेंगे। इस आयोजन में जमशेदपुर एवं आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में भक्तों के शामिल होने की संभावना है और यही वजह है कि इस्कॉन जमशेदपुर यात्रा से लगभग 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज बिष्टुपुर आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस्कॉन मंदिर जमशेदपुर के प्रमुख स्वामी जी की अध्यक्षता में संपूर्ण तैयारियों की समीक्षा की गई। लगभग 1000 की संख्या में विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवक तीनों रथों की अलग अलग जिम्मेदारी निभाएंगे। रथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए इस्कॉन जमशेदपुर ने शहर के तमाम सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों का सहयोग लेने का निर्णय लिया। बैठक में रथ यात्रा की पूरी प्रक्रिया संचालन, यात्रा के मार्ग में आने वाली रुकावटें एवं बाधाओं से निपटने की तैयारी और यात्रा में शामिल भक्तों को असामाजिक तत्वों से किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, इसकी जानकारी दी गई। रथ यात्रा दोपहर 2:30 बजे बिष्टुपुर आंध्र भक्त श्री राम मंदिर से आरंभ होकर गोपाल मैदान, जुस्को गोल चक्कर, स्ट्रेट माइल रोड, किनन स्टेडियम, साक्षी बड़ा गोल चक्कर होते हुए साक्षी वाहन पड़ाव स्थल पर जाकर संध्या 7:30 बजे समाप्त होगी। रथ यात्रा के दौरान 4.5 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी एवं रास्ते में जलपान, प्रसाद एवं विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों से लैस स्टॉल की व्यवस्था विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं भक्तों द्वारा की जा रही है। फरवरी 27 जून को जगन्नाथ जी की श्री गुंडीचा यात्रा यहाँ श्री राम मंदिर से प्रारंभ होगी दिन के 2 बजे से। हमारी पूरी तैयारी अंतिम स्तर पे है और बाहर से कुछ विदेशी कीर्तन मंडली भी आ रहे हैं, रशियन टीम आ रही है इसके लिए, और भी बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हैं। उड़ीसा से कथक, ओडिसी नृत्य भी की टीम मंगाई गई है रथ के सामने नृत्य के प्रस्तुत करने के लिए। तो हमारी तरफ से अंतिम स्तर पे तैयारी निकल के कहाँ तक जाएगी? यहाँ से बिष्टुपुर श्री राम मंदिर से निकल के श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा साक्षी गोल चक्कर होते हुए जो JNSC स्टैंड है, पार्किंग है, कार पार्किंग, उसके अंदर जाके समापन होगा। कितने भक्तों की आने की संभावना है? क्या सुरक्षा व्यवस्था की? यहाँ पे लास्ट ईयर जो था 50,000 प्लस लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा भक्त एकत्र होंगे जगन्नाथ जी के रथ में दर्शन पाने के लिए। गम्हरिया स्थित RD रबर रिक्लेम कंपनी में प्रबंधन द्वारा एक बार फिर मजदूरों के साथ छलावा किया गया है। इस मामले पर पश्चिमी सिंहभूम सांसद जोमा मांझी के प्रतिनिधि वरीय कांग्रेसी नेता KP सोरेन ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सांसद प्रतिनिधि KP सोरेन ने कहा कि विगत दिनों मजदूर आंदोलन का ये भी हिस्सा रहे थे, जिसमें मजदूरों ने कई बार अपना विरोध जताया, जिसका नतीजा रहा कि कंपनी प्रबंधन ने काम के दौरान हाथ गवा बैठे बाजला टुडू को 2.5 लाख मुआवजा दिया, लेकिन अन्य मजदूरों के बकाया वेतन भुगतान को अब तक नहीं दिया गया है। सांसद प्रतिनिधि KP सोरेन ने कहा कि कंपनी प्रबंधन ने एक बार फिर मजदूरों के साथ छलावा किया है, जो उचित नहीं है। इन्होंने बताया कि कंपनी में कार्यरत मजदूरों द्वारा सूचना दी गई है कि अब भी प्रबंधन वेतन भुगतान के नाम पर मजदूरों को लॉलीपॉप थमा रहा है। सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि इस मामले को लेकर खरसावां के विधायक दशरथ गागराई ने भी मुख्यमंत्री को एक शिकायत पत्र मिलकर सौंपा है। इन्होंने मांग की है कि कंपनी प्रबंधन पर दबाव डालकर बकाया मजदूरों के वेतन का अविलंब भुगतान कराया जाए।
और विशेष करके संसद महोदया ने हमको कही कि वो जो श्रम विभाग का जो इंस्पेक्टर था उनसे उनको बात हुई और उन लोगों ने जो जिनका हाथ कटा था उनको 2.5 लाख रुपया देने की बात कही उन्होंने। और जितने भी लंबित मामला था उसमें भी उन्होंने कमिट किया कि हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से इसको बात करके जितने भी मजदूर पीड़ित हैं उनके लिए हम लोग बहुत नज़दीक दिन में अच्छा रास्ता निकाल करके सब लोगों को समायोजित करके और जिनका बकाया है उन लोगों को हम लोग अधिकृत रूप से सब लोगों को देने का काम करेंगे। लेकिन मजदूरों के माध्यम से जो खबर आई है अभी तक मैनेजमेंट ने उन सारे लोगों का जो कामगार हैं जिनका तनख्वाह कई वर्षों से लंबित है अभी तक सेटलमेंट की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। और मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 14 से टाटा स्टील के जूनियर इंजीनियर शाह फैजल के आवास से करीब 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी का मामला सामने आया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब शाह फैजल की पत्नी गोलमोरी स्थित एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जेवर निकालने प्रथम तल्ले पर स्थित अपने कमरे में गई। उन्होंने जब अलमारी खोली तो जेवरों का बैग गायब था। शाह फैजल ने बताया कि अलमारी का लॉकर बंद था लेकिन उसकी चाबी बाहर टेबल पर रखी हुई थी। आशंका है कि चाबी से लॉकर खोलकर जेवर चोरी किए गए। परिवार की ओर से तुरंत मानगो थाना को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फैजल ने बताया कि घर पर कोई जबरन घुसने के निशान नहीं है, जिससे अंदेशा है कि चोरी किसी परिचित द्वारा की गई हो सकती है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। अभी हम लोग रेडी हो रहे थे अभी हम लोग जस्ट रेडी हो रहे थे अपने कज़न के शादी में जाने के लिए। तो मेरी वाइफ जब रेडी हो रही थी तो पाया गया कि जब वो अपना ज्वेलरी बॉक्स निकाली तो ये सारा ज्वेलरी मिसिंग है। 3 हार, 2 कंगन था, एक मंटिका था, एक अंगूठी थी, तो ये सारा मिसिंग है। तो इसके संदर्भ में अभी कंप्लेन की है मानगो थाना में। तो अभी देखिए जांच होता है क्या होता है। क्या लग रहा है आपको, चोरी हुआ है कि क्या? ये लग रहा है चोरी है। अच्छा। क्योंकि हम लोग घर में सिर्फ हम लोग 5 लोग हैं। मैं हूँ, वाइफ है, मम्मी पापा हैं और भाई है। और ये पूरा लग रहा है कि पूरा चोरी हुआ है घर से। घर खुला हुआ था कि कोई यहाँ से कोई? जनरली नीचे का गेट हम लोग का दिन के टाइम खुला रहता है और ऊपर में जो रूम का जो रूम है वो जस्ट छिटकिनी लगा के रखते हैं, वैसे लॉक नहीं रखते। लेकिन अलमारी लॉक रहता है और वही है कि वही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना का जेवर होगा। ये लमसम 3 हार है कंगन, मतलब ये बात आराम से जब हम लोग खरीदे थे अभी का गोल्ड के हिसाब से तो 14 लाख आराम से। कहाँ पर ये आपका घर? ये रोड नंबर 14 जवाहर नगर आयशा पेट्रोलियम से नीचे आएंगे, मीशो कलेक्शन के पास है। क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद शाह फैसल। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड शाह के न्यूज़। धन्यवाद।